अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जैद और आप देख रहे हैं डस्ट ऑफ टाइम, जहां हम वक्त के गर्दो गुबार में छुपे हुए राज अनकवर करते हैं। ये है सीज़न 1 हिस्ट्री ऑफ एशिया, जहां हमने देखा इराक, पाकिस्तान, इंडिया, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान का लंबा सफ़र। आज हम चलेंगे उस मुल्क की तरफ जहां 5000 साल पुरानी तहजीब ने दुनिया को साइंस, फ़िलॉसफी और हुकूमत का नया तरीका दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने लगे हैं चाइना की, एक अजीम तहजीब का नाम जो वक्त के हर इम्तिहान से गुजरी लेकिन कभी झुकी नहीं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं एक सफ़र पर जो शुरू होता है न्यूलिथिक ज़माने के किसानों से और ख़त्म होता है आज के चाइना, जहां लोग रोबोट्स और एआई फ्यूचर को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो चलें बात करते हैं एंशिएंट चाइना की, जिसमें न्यूलिथिक एरा और अर्ली डायनेस्टीज आ जाती हैं। चाइना की तारीख का आगाज़ होता है न्यूलिथिक एरा से, लगभग 5000 साल पहले, जब लोग खेती बाड़ी शुरू कर रहे थे। यांगशाओ और लोंगशैन कल्चर्स ने प्रीमिटिव फार्मिंग और पेंटेड पोट्री के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। इन कल्चर्स के लोग गेहूं, जौ और मकई की खेती करते थे और पहली बार लोहा और ब्रोंज का इस्तेमाल करना सीखा। यही ज़माना था जब लिखाई की इब्तदा हुई, जिसे हम ओरेकल बोन्स के ज़रिए समझते हैं। दोस्तों 5000 साल पहले चाइना में शा डायनेस्टी के बारे में भी कहानियां हैं, जो पहली सेमी लेजेंडरी डायनेस्टी थी। उसके बाद शैंग डायनेस्टी आई, जिससे ब्रोंज का फौरन इस्तेमाल शुरू किया और एक तरह का फ्यूडल सिस्टम इस्टेब्लिश किया। जो डायनेस्टी ने फिलोसॉफिकल सोच को बहुत तरक्की दी, जिसमें कॉन्फ्यूशियस और लाओजी जैसे फिलोसफर्स ने इंसानी जिंदगी के असूल और हुकूमत के तरीके बयान किए। कन्फ्यूशियनिज्म आज भी चाइना और एशिया में एक बुनियादी आइडियोलॉजी है। अब हम बात करते हैं शिंग डायनेस्टी के बारे में, चाइना का पहला इंपीरियल यूनिफिकेशन। दोस्तों 221 बीसी में शिंग शी हुआंग ने चाइना को पहली बार यूनिफाई किया। उसने अपना टाइटल फर्स्ट एम्परर रखा और एक सेंट्रलाइज्ड हुकूमत कायम की। उसने कानून साजियाँ, सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स और लिखाई को स्टैंडर्डाइज किया। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का तकरीबन 6000 किलोमीटर लंबा किला, जो उस वक्त के जंगजू दुश्मनों से मुल्क को बचाने के लिए बनाया गया। शिंग शी हुआंग की फौज ने टेराकोटा आर्मी भी बनाई, जो आज आर्कियोलॉजिकल दुनिया का अजूबा है। शिंग डायनेस्टी ज़्यादा देर तक नहीं चले, लेकिन उसकी पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स ने चाइना की पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को बदल कर रख दिया। अब हम बात करते हैं हैन डायनेस्टी के बारे में, जिसे चाइना की गोल्डन एज भी कहते हैं। दोस्तों शिंग डायनेस्टी के बाद हैन डायनेस्टी ने हुकूमत संभाली और चाइना ने अपनी सबसे बड़ी तरक्की देखी। हैन एम्परर्स ने कल्चर, साइंस और ट्रेड को प्रमोट किया। इस दौर में सबसे बड़ी खबर थी सिल्क रोड की इब्तदा, जिसने चाइना को यूरोप, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के साथ जोड़ना शुरू किया। हैन डायनेस्टी ने पेपर्स, कंपास और आयरन कास्टिंग जैसे इन्वेंशंस दुनिया को दिए। हैन डायनेस्टी के बाद चाइना में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुई, जिसे 3 किंगडम्स पीरियड कहते हैं, जहां 3 रियासतों के दरमियान जंग हुई। फिर टैंग डायनेस्टी ने 7वीं सेंचुरी में दोबारा चाइना को एक सुपर पावर बनाया और उसके दौर को चाइना का गोल्डन एज माना जाता है। लिटरेचर, आर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ बहुत ग्रो हुआ। अब हम बात करते हैं शिंग डायनेस्टी से लेकर मॉडर्न चाइना तक। 1964 में मैंचू लोगों ने शिंग डायनेस्टी कायम की, जो चाइना की आखिरी इंपीरियल डायनेस्टी थी। शिंग डायनेस्टी ने अपने बलबूते पर चाइना को सबसे बड़ा मुल्क बनाया, जिसमें आज के कई हिस्से शामिल थे। लेकिन 19वीं सदी में फॉरेन पावर्स ने चाइना की कमजोरी का फायदा उठाया। ओपियम वॉर्स ने चाइना को यूरोपियन और ब्रिटिश दुश्मनों के हवाले कर दिया। चाइना की सोसाइटी में बहुत तबाही हुई और मुल्क की इकोनॉमिक ताकत कमज़ोर हो गई। ओपियम वॉर्स के बाद 1850 से 1864 तक टाइपिंग रेबेलियन ने मुल्क को बड़े पैमाने पर तबाह किया। ये सब सिविल वॉर्स और फॉरेन इंटरफेरेंस ने शिंग डायनेस्टी को कमज़ोर कर दिया।
फिर 1911 में सुन येत्सन के लीड में शिंग डायनेस्टी का खात्मा हुआ और रिपब्लिक ऑफ चाइना का आगाज हुआ, लेकिन मुल्क में सियासी इख्तलाफात और सिविल वॉर चल रहा था, जिसमें नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट अपनी अपनी ताकत बढ़ाते रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और मॉडर्न एरा के बारे में, फ्रॉम 1949 टू प्रेजेंट। 1949 में माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ऐलान किया और कम्युनिस्ट पार्टी ने मुल्क पर कब्जा हासिल किया। माओ के रिफॉर्म्स ने चाइना की सोसाइटी और इकोनॉमी को नई सूरत दी, मगर कई रिफॉर्म्स जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में बहुत तबाहियां भी हुई। 1978 में डेंग शाओपिंग के रिफॉर्म्स ने चाइना को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की राह पर डाल दिया, जिसके नतीजे में चाइना ने तेज तरक्की की और दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गई। अब हम आपको बताते हैं आज का दौर, यानी 21वीं सदी का सुपर पावर चाइना। 21वीं सदी का चाइना एक नया चाइना है, एक ऐसी कुव्वत जो सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज और इंस्पिरेशन बन चुकी है। चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव यानी BRI एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए चाइना अफ्रीका, यूरोप और एशिया के दर्जनों मुल्कों में रेलवेज, पोर्ट्स एंड हाईवेज बना रहा है। बीजिंग, शंघाई और शेंजन जैसे शहर आज डिजिटल रेवोल्यूशन के मरकज हैं, जहां AI, रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी पर दिन रात काम हो रहा है। दोस्तों, चाइना ने 2020 में अपना मार्स मिशन Tianwen-1 लॉन्च किया और मून पर भी रोबोट्स भेजने में कामयाब रहे। टिकटॉक, हुआवे, BYD और DJI जैसे ब्रांड्स आज ग्लोबल मार्केट में बड़ा हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन साथ ही चाइना को सेंसरशिप, ह्यूमन राइट्स इशू और ताइवान के हवाले से इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का भी सामना है। कोविड-19 पेंडेमिक ने भी चाइना को दुनिया की तवज्जो का मरकज बना दिया, जहां इसकी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज और लॉकडाउन ने नए डिबेट्स को जन्म दिया। आज का चाइना एक पैराडॉक्स है, जहां एंशिएंट वैल्यूज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक साथ जीती हैं। एक तरफ वर्ल्ड्स फैक्ट्री और दूसरी तरफ वर्ल्ड्स इनोवेटर। और दोस्तों, ये है उस तहजीब का सफ़र जो न्यूलिथिक ज़माने के किसानों से शुरू हुई थी और आज के AI ड्राइवन डिजिटल सुपर पावर तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये थी चाइना की लाजवाब तारीख जो 5000 सालों से लेकर आज तक चली आ रही है। ये मुल्क सिर्फ अपनी तारीखी वर्षों के लिए नहीं बल्कि अपनी जदीद तरक्की और दुनिया पर अपना असर के लिए भी मशहूर है। आज का चाइना एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे एक कदीम तहजीब ने अपनी रूह को मॉडर्न दुनिया के साथ मिलाकर नए दौर में कदम रखा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हमारे चैनल डस्ट ऑफ टाइम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए इंटरेस्टिंग और गहरी तारीखी कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।